हेलो दोस्तों, व्याख्यान नंबर 17 के साथ हम उपस्थित हैं। व्याख्यान नंबर 16 में हम गॉस थ्योरम पढ़े थे। इस व्याख्यान नंबर 17 में उसी के ठीक आगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। ये गॉस की प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब भिन्न भिन्न परिस्थितियों में, भिन्न भिन्न स्थितियों में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे इस गॉस की प्रमेय का उपयोग करके। आइए एक एक करके हम यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहली टॉपिक हमारी रहेगी अनंत लंबाई के सीधे तार के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। Intensity of electric field near straight wire in infinite length. अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर चार्ज्ड स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ठीक है, तो चलिए, माना आवेश Q लंबाई L के सीधे तार पर एक समान रूप से वितरित है। माना आवेश Q लंबाई L वाले सीधे तार पर एक समान रूप से वितरित है, तो हमें एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा, जिसे हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं,
वो निकालना है, इसे लैम्डा से निरूपित करते हैं। तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा है। तो लैम्डा इक्वल क्यू ओवर एल, इसको हम इक्वेशन 1 मान लें। अब इस तार के समीप r दूर स्थित बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम बिंदु P से जाने वाला काल्पनिक गासियन बेलन खींचते हैं। इस तार पर एक समान रूप से वितरित आवेश इस बेलन की अक्ष पर वितरित होता है। इससे r दूर स्थित बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम इस गासियन बेलन के वक्र पृष्ठ पर एक अति सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA की कल्पना करते हैं, dA लेते हैं। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E इस तल के लंबवत त्रिज्यतः बाहर की ओर होगी, क्योंकि ये धनावेश है, अर्थात दूर की ओर होगी, बाहर की ओर होगी। और इस तल पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब जो कि इस अवयव क्षेत्रफल वेक्टर dA की दिशा को भी निरूपित करेगा। स्पष्टतः यहां वेक्टर dA और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E एक ही दिशा में है, अतः इनके बीच का कोण थीटा बराबर 0 होगा। इस प्रकार गॉसियन बेलन के वक्रीय तल से बद्ध वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। सॉरी, गॉसियन बेलन के वक्रीय तल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बाद में देखेंगे। वैद्युत फ्लक्स
इसको हम फाई E1 कह रहे हैं, इक्वल इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड सरफेस वेक्टर E डॉट वेक्टर D. This equal integral over closed surface E dA cos theta. This equal integral over closed surface E dA cos theta means 0 degree. This equal integral over closed surface E dA into cos 0 means 1. cos 0 का मान 1 होता है, तो ये हो गया E into integral over closed surface D. Is equal E into, अब गॉसियन बेलन का वक्रपृष्ठ 2πrl होता है, तो यहां पर हम इंटीग्रल ऑफ dA की जगह 2πrl लिख देंगे, क्योंकि dA का इंटीग्रल a होगा और यह बेलन का वक्रपृष्ठ है और यह 2πrl है। इसको हम इक्वेशन 2 सपोज कर लें। अब गास की प्रमेय से अभी गासियन बेलन के समतल पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र त्रिज्य तथा धन आवेश से दूर की ओर चित्रानुसार होगा। और इस समतल पृष्ठ के तल पर खींचा गया अभिलंब क्षेत्रफल अवयव dA की दिशा को निरूपित करेगा, अर्थात वेक्टर dA को निरूपित करेगा। यहां वेक्टर dA और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बीच 90 अंश का कोण बनेगा। तो गासियन बेलन के समतल पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स गासियन बेलन के समतल पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स इसे हम फाई E2 कर दें, इक्वल इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस वेक्टर E डॉट वेक्टर dA, this equal integral over closed surface E dA cos theta, this equal integral over closed surface E dA cos 90 degree, and this equal integral over closed surface E dA और cos 90 का मान है 0। इस प्रकार फाई E2 इक्वल्स 0 हो गया। इसको हम समीकरण 3 माने। अब हम संपूर्ण गासियन बेलन से बद्ध वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे।
संपूर्ण गासियन वेलन से बद्ध वैद्युत फ्लक्स इसे हम फाई ई कह दें, तो फाई ई इक्वल फाई ई1 फाई ई1 प्लस फाई ई2। ये सभी मान रखने पर फाई ई1 का मान यहां समीकरण 2 से ई इंटू ट्वाइस पाई आर यल प्लस फाई ई2 का मान समीकरण 3 से 0। तो इस प्रकार फाई ई इक्वल ई इंटू ट्वाइस पाई आर यल, ये समीकरण 4 मान लीजिए। अब गास की प्रमेय से गासियन पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल क्यू ओवर एप्सिलॉन 0। समीकरण 1 से क्यू का मान लैम्डा, ये इधर पक्षांतर होकर इंटू एन ओवर एप्सिलॉन 0। इसको समीकरण 5 मान लें, समीकरण 4 और 5 की तुलना कर दें। समीकरण 4 व समीकरण 5 की तुलना करने पर देखिए इनके बाएं पक्ष बराबर हैं तो दाहिने पक्ष बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 4 का दाहिना पक्ष ई इंटू ट्वाइस पाई आर एल इक्वल समीकरण 5 का दाहिना पक्ष लैम्डा एल बटे एप्सिलॉन 0। दोनों पक्षों से एल को काट दीजिए तो बचेगा ई इंटू ट्वाइस पाई आर इक्वल लैम्डा ओवर एप्सिलॉन 0। यहां से ई का मान लैम्डा ओवर ट्वाइस पाई एप्सिलॉन 0 आर, ऊपर और नीचे 2 का गुणा कर दीजिए अपनी सुविधा के लिए, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा ओवर आर। यह अनंत सीधे तार के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा ओवर आर का सूत्र हुआ। इसकी दिशा त्रिज्यतः बाहर की ओर, तार से दूर की ओर। दिशा लिख दें, त्रिज्यतः तार से दूर। दिशा हो गई त्रिज्यतः तार से दूर, क्योंकि ये धनावेश है। अगर यह ऋणावेशित रहा होता तो ये त्रिज्यतः तार की ओर। क्लियर है?
अब हम यहां से देख रहे हैं इसको मिटा दे थोड़ा, यहां लिख लें। आप यहां देखें इस सूत्र से E बराबर 1/4πε0 लैम्डा ओवर आर, सबको अगर हम कांस्टेंट मान लें तो बराबर और कांस्टेंट की जगह प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहां से हमको मिलेगा E प्रोपोर्शनल 1/r, E प्रोपोर्शनल 1/r। यदि हम r के साथ E का विचलन देखें, r के साथ E का विचलन तो यह समकोणिक अतिपरवलय होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोल होता है। इनके बीच ग्राफ खींचा जाए, यह है दूरी r और यह है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, यह है मूल बिंदु। तो हमें इस प्रकार से ग्राफ मिलता है। ऐसे ठीक, तो यह रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, समकोणिक अतिपरवलय। अब इसके बाद हम अनंत विस्तार वाली आवेशित अचालक समतल चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अनंत विस्तार वाली आवेशित अचालक चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए मान लीजिए कि आवेश Q क्षेत्रफल A वाली समतल चालक के संपूर्ण क्षेत्रफल में एक समान रूप से वितरित है। तो इस चादर के एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश की मात्रा अर्थात आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा निकालें। सबसे पहले तो हम अनंत विस्तार
वाली आवेशित अचालक के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता intensity of electric field near charged non-conductor of infinite range. Intensity of electric field near charged non-conducting infinite sheet अनंत विस्तार वाली एक समान रूप से आवेशित समतल अचालक के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट। इसके लिए माना आवेश Q ए क्षेत्रफल वाले अचालक चादर पर एक समान रूप से वितरित है। फिर से सुन ले, माना आवेश Q एक क्षेत्रफल वाली आवेशित अचालक चादर पर एक समान रूप से वितरित है। तब हम इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा अर्थात आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा निकालेंगे। चलिए मान लीजिए यह अचालक शीट है, इसके समीप r दूर स्थित बिंदु P पर हमको क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम बिंदु P से जाने वाला एक काल्पनिक गासीय बेलन खींचते हैं। यह बेलन बिंदु P से होकर जाता है। सममित के कारण उतनी ही दूरी पर दूसरी ओर एक बिंदु P होता है। इसके लिए ध्यान दीजिए, यही हमारा अनंत विस्तार वाली
समतल आवेशी चादर है, इसी के आर पार बिंदु P से होकर जाने वाला हमको गासीय बेलन की कल्पना करना है। अब आप देखिए, यह बेलन बिंदु P से होकर जा रहा है, तो सममित के कारण इस चादर से जितनी दूरी पर आगे बिंदु P है, ठीक उतनी दूरी पर पीछे बिंदु P है। यहां हम कलम को चुभोकर बीचों बीच कर दे तो आप समझ जाएंगे, वैसे भी आप देख लीजिए। क्लियर है? वही यहां कहा गया। तो आपके इस चादर से R दूरी पर स्थित बिंदु P है, ठीक। तो हम सबसे पहले वही आपसे बता रहे हैं, माना आवेश Q क्षेत्रफल A वाली अचालक चादर पर एक समान रूप से वितरित है। तो अब हमें प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा अर्थात आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा चाहिए। तो लिखिए, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा अर्थात आवेश का पृष्ठ घन आगे डैश सिग्मा इक्वल Q ओवर A। इसको हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं। जैसे इसके पहले हम पढ़े थे लैम्डा इक्वल Q ओवर L, वैसे यहाँ सिग्मा इक्वल Q ओवर। वहां लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व था, क्योंकि वहां पर आवेश एक रेखा पर, एक तार पर समान रूप से वितरित था, और यहाँ पर आवेश चादर के पूरे क्षेत्रफल में एक समान रूप से वितरित है। तो यहाँ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर Q बटे A, ठीक। अब यहां आप देखिए, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ, काल्पनिक गॉसियन बेलन का ये जो समतल पृष्ठ जो कि बिंदु P से होकर गया है, इस पृष्ठ के लंबवत क्षेत्रफल अवयव सदिश वेक्टर dA होगा। ठीक, और इसी पृष्ठ के लंबवत त्रिज्यतः बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा धनावेश से दूर होती है। यह धनावेशी चादर है, अभी हम आपको दिखाए थे। इस चादर से दूर की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर की ओर मान लीजिए E हो गई। सममित के कारण यहां बिंदु P डैश पर
गासियन बेलन के समतल पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस चादर से दूर की ओर लंबवत और इस समतल पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब के अदिश क्षेत्रफल अवयव डीए की दिशा होगी। अतः यहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई व क्षेत्रफल अवयव वेक्टर डीए दोनों एक ही दिशा में है, अतः इनके बीच का कोण थीटा बराबर 0 होगा। तो हम वही अब सबसे पहले निकालते हैं। काल्पनिक गासियन पृष्ठ के समतल पृष्ठ, काल्पनिक गासियन बेलन के समतल पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, काल्पनिक गासियन बेलन से बद्ध वैद्युत फ्लक्स आगे डैश, इसको हम मान ले रहे हैं फाई E1 इक्वल इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस वेक्टर E डॉट वेक्टर dA, दिस इक्वल इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस E dA cos theta, this equal integral over closed surface E dA cos 0 degree, this equal integral over closed surface E dA into cos 0 degree to L1, this equal integral over closed surface E into D, this equal E इंटीग्रल ऑफ dA इज E। जिस प्रकार dx का इंटीग्रल x होता है उसी प्रकार dA का इंटीग्रल a हो गया। अतः फाई E1 इक्वल EA, सममित के कारण इतना ही वैद्युत क्षेत्र बिंदु P डैश पर है, सममित के कारण इतना ही वैद्युत क्षेत्र बिंदु P डैश पर है, सममित के कारण बिंदु P डैश पर वही वैद्युत फ्लक्स होगा जो P पर है, यह बराबर हुआ EA। इस प्रकार समतल पृष्ठ से बद्ध नेट वैद्युत फ्लक्स समतल पृष्ठ से बद्ध
नेट वैद्युत फ्लक्स। आगे फाई E1 इक्वल टू EA। EA यह और EA यह तो हो गया 2EA। इसको समीकरण 2 मान लीजिए, इसको समीकरण 1 माने हैं, इसको फाई E1 डैश मान लीजिए, इसको फाई E2 डैश मान लीजिए, और यह है समतल पृष्ठ से बद्ध नेट वैद्युत फ्लक्स फाई E1 इक्वल टू EA आ गया। इसको हम समीकरण 3 मान रहे हैं। ठीक, अब हम इस गासियन बेलन के वक्र पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स देखें। देखिए वक्र पृष्ठ के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र है। आप ध्यान दीजिए, यही हमारा पृष्ठ है, ये बेलन है, गासियन बेलन। इसके यहाँ वक्र पृष्ठ, ये सब वक्र पृष्ठ हैं। ये पूरा देखिए, इस वक्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र इस आवेशित चादर से दूर की ओर ठीक होगा, और इस पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब ऊपर होगा, अतः डीए वेक्टर ऊपर की ओर होगा। यहां अब आप देखिए, गासियन बेलन के वक्र पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E व क्षेत्रफल अवयव सदिश वेक्टर डीए परस्पर लंब होंगे, परस्पर लंबवत होंगे। अतः इस वक्र पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई E2 इक्वल इंटीग्रल E डॉट वेक्टर डीए इक्वल इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस E डीए cos थीटा इक्वल इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस E डीए cos 90 डिग्री। अब आप पढ़े हैं cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, इसलिए पूरा प्रोडक्ट, पूरा गुणनफल 0 है। इसको हम समीकरण 4 कह दें। अब हम संपूर्ण गासियन बेलन से बद्ध वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। संपूर्ण गासियन बेलन से बद्ध वैद्युत फ्लक्स
आगे डैश फाई ई इक्वल फाई E1 प्लस फाई E2, फाई E1 का मान 2E समीकरण 3 से और फाई E2 का मान 0 समीकरण 4 से, ये हो गया 2E। तो इस प्रकार फाई E इक्वल आया 2E। इसको हम समीकरण 5 कह दे। अब गॉस प्रमेय से गॉस की प्रमेय से फाई E इक्वल Q ओवर एप्सिलॉन 0, समीकरण 1 से Q का मान सिग्मा इंटू ए का भाग है, पक्षांतर कर दीजिए, पूरा हो गया, सिग्मा इंटू ए ओवर एप्सिलॉन 0। इसको हम समीकरण 6 कहते हैं। अब समीकरण 5 व 6 की तुलना कर दीजिए, जैसे अभी थोड़ी देर पहले की। समीकरण 5 व समीकरण 6 की तुलना से तुलना कीजिए, तो इसमें देखिए 5 और 6 के बाएं पक्ष फाई ई बराबर है, तो दाहिने पक्ष बराबर हो गए। तो 5 का दाहिना पक्ष है 2EA और 6 का दाहिना पक्ष है सिग्मा 1 बटे एप्सिलॉन 0। दोनों पक्षों से ए कट गया, तो यहां से आपको मिला 2E इक्वल सिग्मा ओवर एप्सिलॉन 0। यहां से आपको E का मान मिल जाएगा सिग्मा ओवर ट्वाइस एप्सिलॉन। ये आवेशित अचालक समतल चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल सिग्मा ओवर ट्वाइस एप्सिलॉन 0 आई, और इसकी दिशा धन आवेश से दूर, अर्थात अचालक चादर से अचालक चादर से दूर। क्लियर है? थैंक्स।